नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू। आज की हमारी इस सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है, ये होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़ जिले में एक गांव आता है जिसका नाम पतनपुरी गांव होता है। और इसी पतनपुरी गांव में रहने वाला दिनेश कुमार, जिसकी उम्र की अगर मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों उसकी उम्र 52 साल के करीब होती है। जो कि दिनेश कुमार जो था, मतलब कि किसान होता है, जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, जायदाद जमीन होती है, ठीक है। और दोस्तों, दिनेश कुमार का एक लौता बेटा होता है जिसका नाम अंकुर होता है। दिनेश कुमार ने अपने बेटे अंकुर की शादी 8 साल पहले नीलम नीलम के साथ करवा दी थी। और इन 8 सालों के दौरान नीलम ने 3 बेटियों को जन्म भी दिया था। तीनों बेटियां ही जो कि जन्म के दौरान ही मरी हुई पैदा हुई थी, जिसके कारण अंकुर की जो पत्नी होती है वो काफी ज्यादा परेशान रहने लग जाते हैं। अब वे सोचने लग जाते हैं कि आगे जो भी बच्चा होगा, पैदा होगा, वो शायद मरा हुआ पैदा होगा। दूसरी तरफ जो अंकुर का पिता दिनेश कुमार होता है, वो सिर्फ एक ही बात सोचता रहता था कि अगर इस तरीके से अंकुर के पास बेटियां पैदा होती रही तो ये बड़ी जो जमींदार जायदाद मेरे पास पड़ी है, इसका वारिस कौन बनेगा। इस तरह से अब दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर को अपने पास बुलाता है। और दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर से कहता है कि बेटा, अब की बार तुम दोनों ने किसी बेटे को अगर जन्म नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी महिला के साथ करवा दूंगा। और इस तरह से अब जो अंकुर होता है वो चिंता में पड़ जाता है कि ये उनकी बस की तो बात है नहीं। लेकिन इन सारी बातों को जो अंकुर की पत्नी नीलम होती है दोस्तों, वो सुन लेती है। नीलम इन सारी बातों को सुनने के बाद सोचने लग जाती है कि उसका ससुर उसके पति की दूसरी शादी करवा देगा, जो कि दोस्तों उसको पसंद नहीं आती। और ये बात जब उसको पसंद नहीं आती तो दोस्तों नीलम अब अपने मन में एक धारणा बना लेती है कि अब की बार तो उसको अपना बस बेटा ही पैदा करना होगा, चाहे बेटा पैदा करने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े। और इस तरीके से दिन गुजरने के साथ साथ दोस्तों एक तारीख आई जाती है, 10 सितंबर 2025। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर के साथ खेत में चला जाता है और घर पर जो पत्नी नीलम होती है वो अकेली रह जाती है। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद नीलम के पास एक पड़ोस से एक महिला आती है जिसका नाम जानवी देवी होता है। जानवी देवी इस गांव में 3 महीने पहले आई थी और 3 महीने पहले उसने इस गांव के अंदर एक कमरा किराए पर ले लिया था और इसके पड़ोस में ही रहने लग जाती है। अभी जानवी जैसे इसके घर पर आती है तो नीलम जानवी से कहने लगती है कि जानवी, मेरे सामने बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तभी जानवी नीलम से पूछने लग जाती है कि ऐसी कौन सी समस्या पैदा हो गई है। नीलम जानवी से कहते कि मेरा ससुर मेरे पति की दूसरी शादी करवाने वाला है, क्योंकि मेरे पास पहले 3 बेटियां मरी हुई पैदा हुई है। और अब की बार मेरे ससुर ने मुझे बोला है कि अगर तुमने बेटे को जन्म नहीं दिया तो फिर तुम्हारे पति की मैं दूसरी शादी करवा दूंगा। अब जैसे ही जानवी अपनी सहेली की इन बातों को सुनती है तो जानवी कहने लगती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे भी पहले 3 बेटियां पैदा हुई थी और फिर चौथी भी बेटी ही पैदा हो गई थी। लेकिन मैं एक तांत्रिक ओम प्रकाश पुजारी के पास चली गई थी और फिर उसके पास जाने के बाद मेरे पास एक बेटा पैदा हो गया। अब जैसे ही तांत्रिक की बात की जाती है तो नीलम जानवी से पूछने लग जाते हैं कि वो तांत्रिक बाबा कौन है। अब दोस्तों यहाँ पर नीलम एक ऐसी महिला होती है कि जो कि अंधविश्वास पर काफी ज्यादा भरोसा किया करती थी। और इस तरह से अंधविश्वास के कारण नीलम अब इस जानवी से पूछने लग जाते कि वो तांत्रिक कहाँ पर रहता है। तभी जानवी उससे कहते कि मैं कल के कल उस तांत्रिक के पास तुझे ले जाती हूँ और तुम्हें जरूर बेटा पैदा हो जाएगा। अब जैसे ही बातें हो जाती तो फिर इन दोनों महिलाओं की योजना बनकर तैयार हो जाती है। और इस तरह से जैसे ही अगला दिन आता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब पिता दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर से कहता है कि बेटा, आज सारा दिन हम खेत में ही कामकाज मतलब कि जो भी कामकाज है वो सारा दिन खेत में ही करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, बहू से दोपहर का खाना भी इसी समय ले लो। और इस तरह से फिर जो नीलम होती है वो अपने पति और अपने ससुर के लिए 2 समय का खाना तैयार करती है। और जैसे ही खाना बनकर तैयार हो जाता है तो फिर अंकुर उस खाने को लेकर और साथ में अपने पिता को लेकर खेत में चला जाता है। लेकिन उसी समय नीलम अपनी उस सहेली जानवी के पास फोन कॉल करती है और कहती कि मेरा पति और मेरा ससुर खेत में चले गए हैं और अब मैं बेफिक्र होकर उस तांत्रिक से मिल सकती हूँ। और इस तरह से अब जानवी देवी देखते ही देखते इसके घर पर पहुंच जाती है और फिर इसके बाद नीलम देवी अपने घर का दरवाजा बंद करती है। जानवी को लेकर इस गांव में 2 किलोमीटर दूर एक कुटिया में पहुंच जाती है।
उस कुटिया में एक तांत्रिक बिल्कुल अकेला रहा करता था। जैसे दोनों महिला इस कुटिया के अंदर प्रवेश करते तो फिर जो तांत्रिक की नज़र इस महिला नीलम पर पड़ जाते तो नीलम को देखने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि नीलम जो थी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत महिला होती है और इसकी खूबसूरती को देखकर ये तांत्रिक इस पर मोहित हो जाता है। और दोस्तों इस तांत्रिक की नीयत इस महिला पर खराब हो जाती है। अब इसके बाद जानवी देवी उस तांत्रिक ओम प्रकार से मिलती है और कहती है कि इसकी बहुत ही बड़ी समस्या है। अब इसके बाद तांत्रिक से इसकी समस्या पूछता है तो नीलम इस पर तांत्रिक से कहने लगती है कि अब की बार मेरे ससुर ने मुझे ये बोला है कि अगर मुझे बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर मेरा जो ससुर है वो मेरे बेटे की शादी, उसके बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की के साथ करवा देगा। इसके बाद ये तांत्रिक इस नीलम से कहने लगता है कि अब की बार तुम्हारे पास बेटा ही पैदा होगा, मैं इस बात का तुमसे वादा करता हूँ। और इस तरह से नीलम भेद खुश हो जाती है। लेकिन तांत्रिक कहने लगता है कि बेटा पैदा करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ मेरी सेवा करनी पड़ेगी। अब जैसे ही सेवा की बात आती है तो नीलम इस तांत्रिक से कहने लगती है कि बेटा पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब जैसे ही बात बोली जाती है तो तांत्रिक वहां से खड़ा होता है और फिर उस दूसरी महिला जानवी को अलग कमरे में लेकर चला जाता है। जानवी को बोला जाता है कि इस महिला ने जो भी दान दक्षिणा मुझे मिलेगी वह सब तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इस औरत को हासिल करना है। अब जानवी भी पहले ही तांत्रिक के साथ मिली हुई थी और इस तरह से जानवी और इस तांत्रिक की दोनों की मिली भगत से एक योजना बनकर तैयार हो जाती है। अब इसके बाद ये बातें करने के बाद तांत्रिक जानवी को लेकर इस महिला के पास आता है और इस महिला से बोला जाता है कि तुम्हें घर पर रोज, मतलब कि तुम्हें हर रोज यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आने के बाद 6-7 घंटे का वक्त गुजारना पड़ेगा। लेकिन नीलम तो बेटा हासिल करना चाहती थी, वह बेटे को हासिल करने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद ये तांत्रिक इस महिला नीलम को साफ साफ शब्दों में कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो फिर मेरे साथ तुम्हें वक्त गुजारना पड़ेगा। नीलम को इस बात की जरा भी सी हैरानी नहीं होती कि नीलम चाहती थी कि बस उसको बेटा पैदा हो जाए ताकि उसको पति की दूसरी शादी न हो। और जब इस तांत्रिक को इसकी मजबूरी का पता चल जाता है तो फिर ये तांत्रिक इस नीलम को लेकर एक कमरे में चला जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और जानवी बाहर खड़ी होकर इसके आने का इंतजार करने लगती है। अब जैसे दोनों कमरे में जाते तो कमरे में जाने के बाद नीलम और ये तांत्रिक दोनों ही अपनी जो रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। और गलत रिश्ते तब तक दोस्तों कायम किए जाते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती। और जैसे इन दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो दोस्तों इस कमरे से वो बाहर आ जाते हैं और जो तांत्रिक है आगे का जो खेल है वो शुरू हो जाता है। तांत्रिक इस महिला को कुछ जड़ी बूटियां देता है और जड़ी बूटियां पिसी हुई होती है। तांत्रिक नीलम से कहता है कि ये जड़ी बूटियां लेकर चली जाओ और तुम्हें ये जड़ी बूटियां अपने पति और अपने ससुर दोनों को खिलानी है। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दूध में तुम इस जड़ी बूटियों को खिलाकर पिलाओगी उस दूध के अंदर तुम अपने दूध की 4 बूंदे भी मिलानी पड़ेगी। नीलम कहती कि कोई बात नहीं है, मैं ये सब काम करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से नीलम देवी अब इस तांत्रिक ढोंगी बाबा पर अंधविश्वास करना शुरू कर देती है और इस गांव में जितने भी लोग होते हैं वे सभी अंधविश्वास से भरे होते हैं। और इस तरह से जो तांत्रिक है पिछले काफी दिनों से यहाँ पर रहते हुए इस बात का फायदा भी उठा रहा था। और इस तरह से महिला नीलम और जानवी दोनों इस कुटिया से बाहर निकलती है और अपने घर पर आ जाती है। जब दोस्तों ये नीलम महिला अपने घर पर आ जाती है शाम के समय, रात्रि के समय, जब अपने पति और ससुर को जब खाना खिलाकर जब दूध पिलाती है दोस्तों, तो अपने दूध की 4 बूंदे और जो उसने जड़ी बूटी दी थी उस जड़ी बूटी को मिलाकर अपने पति और अपने ससुर को पिला देती है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों इसका ससुर और इसका पति दोनों बेहोश हो जाते हैं और फिर दरवाजा का खटखटाटे की आवाज आती है। तो दोस्तों ये जो नीलम है भागकर दरवाजा खोलती है तो इसके सामने वो तांत्रिक खड़ा होता है, साथ में जानवी देवी भी खड़ी होती है और इनको अपने घर के सामने खड़ा देखकर काफी हैरान रह जाती है। तांत्रिक कहने लगता है कि तुम्हारे घर का कोई भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा और तुम्हारा भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। मैं लगातार 10 से 15 दिन तक तुम्हारे घर पर आता रहूंगा। और इसके बाद नीलम इस तांत्रिक को लेकर अपने घर पर जाती है और फिर इसके बाद ये तांत्रिक ओम प्रकार इस महिला नीलम को इसकी कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद दोनों वहां पर गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही दोनों का काम खत्म हो जाता है तो फिर इस महिला से कुछ पैसे भी मांगे जाते हैं और बदले में ये महिला इस तांत्रिक को पैसे भी दे देती है। तांत्रिक लगभग 5,000 रुपये लेकर साथ में जानवी को लेकर इस घर से बाहर निकल जाता है।
तांत्रिक उसमें से 4,000 रुपये जानवी को देता है और 1,000 रुपये खुद रख लेता है। और इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। लगभग ये काम 10 से 15 दिन लगातार चलता रहता है। इन 10 से 15 दिनों के दौरान ये महिला नीलम देवी हर रोज जड़ी बूटियों को पीसकर दूध में पिलाती और उस दूध के अंदर अपना दूध भी मिलाकर अपने ससुर और अपने पति को पिला दिया करती, जिसकी वजह से इसका ससुर और इसका पति बेहोश हो जाते थे। और फिर जो तांत्रिक इसके घर पर आता था वो ऋषि की मर्जी से इसके साथ गलत रिश्ते बनाया करती थी। और इस तरीके से 15 से 20 दिनों का वक्त गुजर जाता है। और वक्त गुजर जाने के दौरान दिनेश और अंकुर दोनों ही सोचने लग जाते कि हम हर रात को इतनी जल्दी सो जाते हैं और सुबह इतनी लेट क्यों उठते हैं। लेकिन अंकुर और दिनेश इस बात की तरफ इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि वे अपने कामकाज पर ज़्यादा व्यस्त रहते थे। और दोस्तों इसी तरीके से समय बीतता है और एक तारीख आ जाती है 1 अक्टूबर 2025 सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। अंकुर और अंकुर के पिता दिनेश कुमार दोनों खेत में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंकुर अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी से हमारे लिए सुबह का खाना और दोपहर का खाना तैयार कर दो क्योंकि हम खेत में जाना है। और इस तरह से आज के समय भी नीलम देवी इन दोनों को खाना तैयार करती है। दोनों खाना लेकर खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए। जैसे ही दोनों खेत में चले जाते हैं तो इसके बाद नीलम जानवी के पास फ़ोन कॉल करती है और जानवी से कहते हैं कि 20 दिनों तक वक्त गुजर चुका है और मुझे उस तांत्रिक से पूछना है कि ये काम होने वाला है नहीं होने वाला। लेकिन जानवी कहते हैं कि मैं अभी तेरे घर पर आती हूँ और फिर हम दोनों उस तांत्रिक की कुटिया पर चलते हैं। और इस तरह से जानवी देवी 10 से 15 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद इस महिला नीलम के घर पर आती है और फिर इस दोनों महिलाएं घर का दरवाज़ा बंद करती है और फिर इस कुटिया में पहुंच जाती है जहां पर वो तांत्रिक आज भी अकेला बैठा हुआ था। इसके बाद तांत्रिक से मिलती है और कहने लगती है कि 20 से 25 दिनों का वक्त गुजर चुका है लेकिन मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अभी ढोंगी तांत्रिक इस महिला से कहते हैं कि तुम थोड़ा सा समय आज मेरे साथ गुजार लो, कल से फर्क लगना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद ये बातें कहने के बाद तांत्रिक इस महिला नीलम को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और आज भी इस महिला के साथ इसी की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम कर लिए जाते हैं। और जैसे इस ढोंगी तांत्रिक का काम खत्म हो जाता है तो फिर ये आगे की योजना बनाना शुरू कर देता है। तांत्रिक आज के समय इसको कुछ दूसरे प्रकार की जड़ी बूटियां पेश कर देता है और कहता है कि अब ये 5-6 दिनों तक ये जड़ी बूटियां तुम्हें लगातार उसी प्रक्रिया से खिलानी है। पहले दूध का गिलास लेना है, उसमें पिसी हुई जड़ी बूटियां डालनी है और फिर अपने दूध की 4 बूंद इसमें डालनी है और फिर अपने पति और अपने ससुर को पिलानी है। आज भी ये सारी बातें कही जाती है। फिर इसके बाद नीलम उस जड़ी बूटियों को लेकर अपने घर पर आ जाती है। जैसे ही रात होती है तो रात के समय खाना खाने के बाद इसका ससुर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और पति पत्नी दोनों एक साथ लेट जाते हैं। और फिर इसके बाद ये महिला नीलम इन दोनों के लिए दूध तैयार करते हैं। दूध में जड़ी बूटियां पीसी हुई मिलाती है और फिर अपने दूध की 4-4 बूंदें उस गिलास में मिला देती है। ये सब काम करने के बाद 1 गिलास दूध का इन दोनों को पिलाया जाता है। लेकिन जैसे ही काम हो रहा होता है जानवी फिर नीलम के पास फ़ोन कॉल करती है और नीलम से कहते हैं कि नीलम, उस तांत्रिक ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आज दूध तुम्हें भी पीना है। और इसके बाद जैसे नीलम अपनी सहेली जानवी की इन सारी बातों को सुनती है तो देखते ही देखते आज के समय भी वो 1 गिलास दूध का पी लेती है। और इस तरह से जब तीनों की एक एक गिलास दूध का पी लेते हैं तो करीब आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब जैसे रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त होता है, तांत्रिक और जानवी के पास फ़ोन कॉल करता है और जानवी से कहता है कि एक कसी का इंतजाम करके रखना, मैं तुम्हें घर पर आ रहा हूँ। और इस तरह से मौका देखते ही तांत्रिक अब जानवी के घर पर पहुंच जाता है। और दोस्तों तांत्रिक आने के बाद जानवी को लेकर सीधा दिनेश के घर पर आ जाते हैं। और दिनेश के घर पर आने के बाद दोस्तों ये दिनेश के घर पर पहुंचने के बाद ये दोनों इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है। रात के सन्नाटे में दोनों घर का मुख्य दरवाजा तोड़ने में सफल हो जाते हैं और इस तरह से दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं। और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद घर के अंदर जितने भी गहने होते हैं, रुपये पैसे होते हैं, सब लूट लिए जाते हैं। और ये सब लूटने के बाद घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो अंदर से बंद कर लिया जाता है। टूटा फूटा दरवाजा जरूर होता है लेकिन टूटे फूटे दरवाजों को दोनों बंद कर देते हैं। और फिर अब ये तांत्रिक से बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाला था जिसके बारे में मतलब कि जानवी भी नहीं जानती थी। मौका पाते ही ये तांत्रिक सबसे पहले इस महिला नीलम की गर्दन को कसी से काटता है और ये सब काम करने के बाद दिनेश की गर्दन को काटता है। और दूसरी बात दोस्तों उसके बाद ये सीधा उसके ससुर की गर्दन को भी काट दिया जाता है। ये सब काम करने के बाद जो ओंकार तांत्रिक होता है वो उस महिला जानवी से कहने लगता है कि चलो बाहर एक प्लाट में पड़ा हुआ है, वहीं पर इन तीनों की लाशों को दफना देते हैं और फिर जितना भी धन हमने लूटा है, जितने भी पैसे लूटे, इन पैसों को लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं।
पर इसके बाद में मौका पाकर ये तांत्रिक एक एक लाश को उठाकर प्लॉट में ले जाता है और प्लॉट में ले जाने के बाद रात के अंधेरे में यानी जानवी और तांत्रिक दोनों ही गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं और 2 गड्ढे जो है खोद चुके होते हैं और दोनों लाशों को दफन कर चुके होते हैं। जैसे तीसरा गड्ढा खोदा जाता है और एक शराबी वहां पर पहुंच जाता है। उस शराबी का नाम संजीव होता है। संजीव देखना चाहता था कि एक व्यक्ति लगातार एक गड्ढा खोद रहा होता है और संजीव उन दोनों के पास चला जाता है और उसको देखकर वो थोड़ा दौड़ना शुरू कर देता है। संजीव देखता है कि वहां पर तो एक लाश पड़ी हुई है और लाश को देखकर संजीव जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे ही शोर मचाया जाता है तो पड़ोसी जनों की आंखें खुल जाती है और फिर देखते देखते पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर संजीव कहता है कि ये दोनों इधर भागे हैं, पर ये पड़ोसी उन दोनों को दौड़कर पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तांत्रिक को पकड़ लिया जाता है, साथ में उस महिला जानवी को भी पकड़ लिया जाता है और इन दोनों के हाथ पैर रस्सियों से बांधकर वहीं पर बैठा लिया जाता है। और फिर इसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद जो पुलिस है उसके पास ही फ़ोन कर देते हैं। 1 घंटे के बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और पुलिस आने के बाद दोस्तों जो पड़ोसी जब पूछताछ करते हैं तो पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं होता कि पड़ोसी कहते हैं कि तांत्रिक और महिला यहाँ पर खड्डा खोद रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब उनसे पूछा जाता है और 2-2 डंडे उनके लगाए जाते हैं तो जो पुजारी और जो महिला जानवी वो सारी जो घटना होती है सारी को इनको बता देते हैं और उसके बाद दोस्तों पुजारी और उस जानवी को पकड़कर दोस्तों पुलिस ले जाती है और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम लाश मतलब जो भी होता है पोस्टमार्टम जितने भी होते हैं सारे काम पुलिस ही करती है। लेकिन पुलिस भी नहीं जानती थी इस घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया गया था। अब पुलिस वहां पर एम्बुलेंस बुलवाती है और इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है और जब दोस्तों ये पुलिस जो है तांत्रिक और जानवी को जब पुलिस स्टेशन में ले जाकर जब अच्छी तरीके से इसको मार लगाती है तो उसके बाद ये सारा जो भी काम